फिज़िक्स क्वीन। सो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CSI या नेट नवंबर 2019 का पार्ट ए डिस्कशन। राइट, लास्ट सेशन हमारा लाइव नहीं हो पाया था ड्यू टू द साउंड प्रॉब्लम, बिकॉज हमारे छोटे से स्टूडियो में हमने कुछ सिस्टम में अपग्रेडेशन किया, लाइक प्रोसेसर वगैरह कुछ चेंज किया सिस्टम में। तो अभी 1-2 दिन हो सकता है उस सेटअप में लगे, सो हम पैनल पे लाइव नहीं कर सकते। तो इस वजह से आप ये रिकॉर्डिंग लेक्चर्स ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज आपके एग्ज़ाम नज़दीक है और लास्ट टाइम में 15 से 20 दिन में आपको पार्ट ए को ज़रूर फोकस करना चाहिए, बिकॉज यहाँ से आपका 30 मार्क्स कवर होता है, विच इज़ द वेरी बिग नंबर। राइट, सो 30 मार्क्स आप पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, एंड द ओनली स्ट्रेटेजी इज़ टू प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें फोकस करके प्रैक्टिस करना, सो दैट कम टाइम में आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिल सके। राइट, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन इज सेइंग दैट देयर आर 9 आइडेंटिकल बॉल्स, सो वन ऑफ विच इज़ हैवियर देन द अदर 8, है ना। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि देर आर 9 बॉल्स, टोटल 9 बॉल्स है, इनमें से एक बॉल जो है वो थोड़ी सी हैवियर है एज़ कम्पेयर टू अदर 8। तो यहाँ पे जो बाकी बॉल्स है वो कुछ इस तरीके से हम अरेंज कर देते हैं। राइट, तो यहाँ पे टोटल जो है 9 बॉल्स है, तो एक बॉल और यहाँ पे एक्स्ट्रा होगी, सो देर आर टोटल 9 बॉल्स। अब क्वेश्चन में ये रखा है कि आपका एक बॉल जो है वो वहाँ हैवी है। इट मीन्स आपको कितना मिनिमम नंबर ऑफ जो है वो वेइंग करना पड़ेगा वहाँ पे, कितना मतलब उस 2 पैन बैलेंस पे आपको कितना प्रोसेस करना पड़ेगा, कितना नंबर ऑफ टाइम्स आपको वेइंग करना पड़ेगा, बट दिस नंबर शुड बी मिनिमम। राइट, तो ये कितने तरीक़ों से किया जा सकता है। सो फर्स्ट अप्रोच क्या हो सकता है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे जो है वो कलेक्शन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज़ माई सेकेंड पार्ट एंड दिस इज़ माई थर्ड पार्ट। राइट, अब आपको क्या करना है कि यदि जो हमारा पैन बैलेंस होगा कुछ इस तरीके से, हमारा जो पैन बैलेंस लाइक हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा पैन बैलेंस है, ठीक है। अब हमें मिनिमम नंबर करना है, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम नंबर का मतलब हमारा बेस्ट केस सिचुएशन होगा, है ना। इस केस में हमें बेस्ट केस सिनेरियो ही कंसिडर करना है। तो हो सकता है कि आपने इस पैन बैलेंस पे फर्स्ट वाला सेट लगा दिया बॉल्स का, और इधर आपने लेट से थर्ड वाला सेट बॉल्स का लगा दिया। इट मीन्स दोनों इक्वल है वेट में, बिकॉज इसमें कोई भी हैवी बॉल नहीं है और यहाँ पे भी कोई हैवी बॉल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो सेकंड सेट है वो बच गया। तो आपको एक बार तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो आपको पेन बैलेंसिंग करना पड़ेगा वो यहाँ पे करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आपका जो सेकंड सेट है वो यहाँ से निकल के आ जाएगा। सेकंड सेट में जो है वो डेफिनेटली आपकी हैवी वाली जो बॉल होगी वो इस सेकंड सेट में होगी। तो इसका मतलब आपको एक पेन बैलेंस यहाँ पे करना पड़ेगा। राइट, अब मेरा सेकंड सेट निकल के आ गया, फिर से मुझे हैवी वाली बॉल को कंसिडर करना है, ठीक है, उसका वेट डिसाइड करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा कि उसको यदि आइडेंटिफाई करना है मुझे पैन बैलेंस के थ्रू, तो मैं क्या करूँगा कि फिर से जो है पैन बैलेंस में इसको डालने से पहले इक्वल पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर लेते हैं इस पूरे सेट को। अगेन मेरा फर्स्ट सेट ये हो गया, सेकंड सेट ये हो गया और थर्ड सेट ये हो गया। और मुझे बेस्ट केस सिचुएशन कंसिडर करना है, बिकॉज मुझे लीस्ट नंबर ऑफ वेइंग्स काउंट करना है। इट मीन्स फिर से मैं जो है पैन बैलेंस पे ऐसा सिचुएशन लगा देता हूँ कि जिसमें मेरा इधर की साइड सेकंड बॉल आ गया और इधर की साइड जो है मेरा थर्ड वाली बॉल यहाँ पे मैंने लगा दी। इट मीन्स फिर से आप देखेंगे दोनों आइडेंटिकल बॉल्स है, तो फिर से पैन आपका बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो गया, इट मीन्स दीज आर द 2 आइडेंटिकल बॉल्स। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि सेकंड सिचुएशन आपका वेइंग का यहाँ पे होगा, और उससे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जो आपका हैवियर बॉल था वो सेपरेट आउट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सेकंड बॉल और थर्ड बॉल है उनका वेट जो है वो बराबर है। इट मीन्स आपका जो हैवी वाला बॉल है वो ऑटोमेटिकली सेपरेट आउट हो जाएगा। राइट, सो इसके लिए आपको कितना मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स वेइंग करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं कि आपको 2 बार मिनिमम टाइम्स ऑफ वेइंग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। राइट, सो ऑप्शन बी इज़ गोइंग टू बी करेक्ट वन। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। राइट, हमें यहाँ पे बताना है कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं, है ना। देयर इज़ ए बिगर ट्राइंगल, उसके अंदर कुछ सेट ऑफ लाइंस स्केच की गई है, हमें बताना है कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ पे बनने वाले हैं। सो क्वेश्चन इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेक्टेंगल को कंसिडर करिए, है ना। इस रेक्टेंगल को यहाँ पे कंसिडर करना है आपको। आप इस वाले रेक्टेंगल में पहले पता कर लीजिए कि कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। राइट, यहाँ पे ये अंदर भी डायगोनल्स बनाए गए हैं। तो बेसिकली आपको इस रेक्टेंगल को पहले पकड़ लेना है, और इस रेक्टेंगल में जितने भी पॉसिबल ट्राइंगल्स है इसमें वो सारे के सारे आपको काउंट करने हैं। सो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके जो है वो ट्राइंगल्स यदि हम लोग जनरेट करना स्टार्ट करें, तो मैं यहाँ पे कुछ स्केच इसी डायग्राम में कर देता हूँ।
आपको देखिए सबसे पहला ट्राइंगल यहाँ पे ये मिलने वाला है ना, दिस इज़ द फर्स्ट ट्राइंगल एंड दिस वन इज़ द सेकंड ट्राइंगल एंड दिस वन इज़ द थर्ड ट्राइंगल एंड दिस वन इज़ द फोर्थ ट्राइंगल। देयर आर 4 स्मॉलर ट्राइंगल्स, है ना, 4 तो स्मॉल ट्राइंगल्स हो गए। अब हम लोग बड़े वाले ट्राइंगल्स को कंसिडर करें, इट मीन्स व्हाट कि आपका एक बड़ा वाला ट्राइंगल ये हो जाएगा, राइट, और इसी तरीके से एक ट्राइंगल यहाँ पे हो गया और इसी तरीके से आपका एक ट्राइंगल यहाँ हो जाएगा और लास्टली आप देखेंगे एक ट्राइंगल यहाँ पे हो गया। अगेन 4 ट्राइंगल्स आर मोर, ठीक है। तो पहले हमने देखी स्मॉलर ट्राइंगल्स 4 थे, अब हमने देखी उसके अंदर फिर से 4 ट्राइंगल हो गए। इट मीन 4 + 4 8 ट्राइंगल्स आर टोटल विच आर ड्रॉन यूजिंग दिस रेक्टेंगल, है ना। इस रेक्टेंगल के थ्रू टोटल 8 ट्राइंगल्स बनने वाले हैं। नाउ एक्स्ट्रा में और कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, तो एक्स्ट्रा में हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं। हमारा रेक्टेंगल का काम तो हो चुका, अब हमें एक ट्राइंगल यहाँ पे मिल रहा है, राइट। एक ट्राइंगल आपका ये हो गया। सिमिलरली आप और कौन सा ट्राइंगल देख सकते हैं, एक बड़ा वाला ट्राइंगल आपका ये हो गया, राइट, नॉट दिस वन, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज दिस वन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल आपका ये हो जाएगा, ठीक है, दिस वन इज़ द फर्स्ट ट्राइंगल, देयर इज़ अनदर ट्राइंगल, दिस इज़ द सेकंड वन ट्राइंगल एंड सिमिलरली आप देख सकते हैं ये आपका थर्ड ट्राइंगल होगा, दिस इज़ अगेन द थर्ड ट्राइंगल एंड द लास्ट वन विल बी द बिगर वन इटसेल्फ, है ना। तो ये लास्ट वाला आपका ये ट्राइंगल इटसेल्फ हो गया। यहाँ पे 8 ट्राइंगल्स तो ऑलरेडी थे और 4 ट्राइंगल्स और हो गए हमारे, टोटल 12 ट्राइंगल्स विल बी देयर इनसाइड द बिगर ट्राइंगल, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होने वाला है। So in the next question we are given that the difference and the sum and the product of two integers are in the proportion 1:3:10. So the two integers will be there, right। तो आपको ये दोनों इंटीजर्स फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, लेट से आपके जो दोनों इंटीजर्स है वो a एंड b है एंड द क्वेश्चन इज सेइंग दैट देयर डिफरेंस एंड सम। सो इट मीन्स आपको a + b गिवन है, राइट। सो a + b और फिर आपको रेशो निकालना है a - b एंड देन प्रोडक्ट का रेशो जो है बच्चों वो गिवन है कितना, 1:3:10, राइट। इट मीन्स आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका a - b जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिफरेंस लेना था ना, सो दिस इज़ नॉट a + b, यहाँ पे a - b आएगा। सो लेट मी राइट वंस अगेन, सो यहाँ पे a - b रेशो विथ a + b, है ना, सम बाद में आ रहा है और फिर लास्ट में प्रोडक्ट आ रहा है ना। तो क्वेश्चन में हर चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमारा जो हैबिट होती है वो प्लस को लेके पहले होती है। तो अभी जैसे मैंने मिस्टेक किया यहाँ a + b पहले डाल दिया, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है क्योंकि एग्ज़ाम में हमारा माइंड जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ वर्क कर रहा होता है, तो हमें बहुत सारी बारीकियाँ जो है वो क्वेश्चन की हमसे मिस हो जाती है। तो यह चीज़ आपको जो है वो एग्ज़ाम में ध्यान रखनी है। तो यहाँ एग्ज़ाम में आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सब चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से ही इम्प्रूव हो सकती है। तो 1/3। अब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको एक इक्वेशन तो ये मिल गया, ठीक है। सिमिलरली आपको एक दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा दैट इज़ a + b अपॉन ab एंड दिस इज़ नथिंग जस्ट 3/10, राइट। दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली आप थर्ड इक्वेशन देखें तो a.b, राइट, अपॉन में आपका a - b इज इक्वल्स टू 10। दिस इज़ माई थर्ड इक्वेशन, राइट। दीज आर द 3 इक्वेशंस। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट मीन्स आप जब लास्ट इक्वेशन से देखेंगे तो a.b विच इज़ a × b इज़ नथिंग जस्ट 10 × a - b, राइट। सो ये वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में यूज़ कर लेते हैं a b का वैल्यू। सो क्लियरली मुझे a + b डिवाइडेड बाय आपका ए बी का जो वैल्यू है वो 10 × a - b होगा विच इज़ इक्वल्स टू 3/10, राइट। सो यहाँ से आप कैंसिलेशन देखते हैं तो कितना हो जाएगा आपका a + b इज इक्वल्स टू 3a - 3b, राइट। सो सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग इसको तो आपका a इज़ इक्वल्स टू 2b आने वाला है, राइट। सो a इज़ इक्वल्स टू 2b। तो यहाँ से आपको ये नंबर्स का रेशो मिल जाएगा a/b इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। आप ऐसा नहीं करते, सीधा कर लेते यहाँ से तो भी काम हो जाता, है ना। कैसे भी कर सकते हैं हम लोग इसको, यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया। आप चाहें तो इक्वेशन 1 से भी ये चीज़ जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें a और b नंबर्स का रेशो जो है वो कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है। सो क्लियरली ए की ऑप्शन हमें मिल रहा है थर्ड ऑप्शन, सो सी इज़ द करेक्ट वन। So in this question we are given that in a population of 900 the number of married couples is as much as the number of singles, right. So there are 100 twins of which 50 twins are single, right. And again the question is saying the population has
400 females in all, so what is the number of married persons, right? सो क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा फिरा के दे रखा है, बट क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए टोटल पॉपुलेशन जो है वो उस केस में हम देख रहे हैं कि टोटल जो हमारे नंबर ऑफ पर्सनस है वहाँ पे वो है 900, राइट। ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है। नाउ द नंबर ऑफ मैरिड कपल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनमैरिड सिंगल्स। सो नंबर ऑफ आपके मैरिड कपल्स हैं, राइट, दिस नंबर ऑफ मैरिड कपल। तो ये नंबर ऑफ मैरिड कपल्स कितने गिवन है आपको, ये दे रखे नंबर ऑफ अनमैरिड सिंगल्स। अब ये दोनों इक्वल है तो हम किसी न किसी नंबर के लेट से इसको इक्वल कर देते हैं। लेट से ये दोनों की दोनों जो है नंबर वो एक्स के इक्वल है। इट मीन्स नंबर ऑफ मैरिड कपल भी एक्स के इक्वल है और नंबर ऑफ अनमैरिड सिंगल्स भी एक्स के इक्वल है। अब हमें पता है कि जो मैरिड पर्सनस की बात करें तो वहाँ पे कपल का यूज़ किया गया। इट मीन्स देयर आर 2 पर्सनस, है ना। अब ऐसे कितने कपल है, एक्स है। इट मीन्स हर एक कपल में जो है वो 2 नंबर्स होने वाले हैं, तो इट मीन्स एक्स कपल्स में 2x होंगे। और अनमैरिड पर्सन सिंगल्स है तो इट मीन्स यहाँ पे x होगा। एंड दिस इज़ द टोटल नंबर विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, राइट। सो विच इज़ 900। सो यहाँ से सॉल्व करेंगे, सो x इज़ गोइंग टू बी 300। आपका x जो है वो 300 आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो है मैरिड कपल कितने होंगे। सो ऑब्वियसली मैरिड कपल जो है वो आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 600 हो गया, राइट। सो ऑप्शन बी इज़ गोइंग टू बी करेक्ट वन, राइट। सो बी इज़ द करेक्ट चॉइस। सो दिस इज़ द कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन में आपको गिवन है इन ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज बाइक इज़ कोडेड एज YFHB एंड कार इज़ कोडेड एज ZXO, सो देन स्कूटर कैन बी कोडेड एज विच वन, राइट। सो यहाँ पे आपको जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग नंबर्स को देखे हैं। तो लाइक A से आपका जो है वो सीरीज़ स्टार्ट होता है, राइट। A से लेके आपका Z तक सीरीज़ होगा और A से Z तक की हम बात करें तो लास्ट फर्स्ट हम रैंकिंग देते हैं 1 को एंड देन 26 इज़ द Z, राइट। अब हमें क्या करना है कि ऐसा करने के बाद में आपको ये पता है कि जो बाइक को हमने कोड किया है ना, बाइक को कोड किया है किस तरीके से, दिस इज़ माई BIKE। बाइक को हमने कोड कर दिया किससे, YFHB। सो दिस इज़ Y एंड दिस इज़ H, नॉट H, F। So this is Y and this one is F and this one is H and this one is B, right? These are the 4 letters. अब क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ B और Y में कनेक्शन ढूंढना है अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। तो आप देखेंगे कि ये जो है B से हम Y से जो है वो B तक जाएंगे। इट मीन्स वी हैव टू शिफ्ट 3 लेटर्स बैकवर्ड। ठीक है, ऐसे ही F से आपको I तक जाना है। इट मीन्स आपको फिर से -3 का शिफ्ट करना पड़ेगा, पीछे चलना है इस वजह से। यहाँ से H से आप K जनरेट करना चाहते हैं, अगेन -3। और B से आप जो है वो E तक आना चाहते हैं। इट मीन्स आप जो है फिर से यहाँ पे देखेंगे -3 का आपको शिफ्ट लगाना पड़ेगा, राइट। मैं सॉरी उल्टा बोल गया, यहाँ पे आपको फॉरवर्ड शिफ्ट मिलेगा ना इस तरीके से। यहाँ पे जो है वो आप फिर से देखिए B से आपको Y तक जाना है। इट मीन्स B से Y तक जाएंगे तो आपको -3 का शिफ्ट लेना पड़ेगा। I से यदि F तक जाना है आपको अगेन -3 का शिफ्ट लेना पड़ेगा। K से H तक जाना है -3 का शिफ्ट। और E से लेके आपको B तक जाना है, अगेन यू हैव टू मूव 3 यूनिट्स और यू कैन से 3 प्लेसेस इन द रिवर्स डायरेक्शन। सिमिलरली जो कार का कोड है, क्या यही रूल इसमें फॉलो होता है, वी हैव टू चेक। सो ZXO यहाँ पे ये है। अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपको C से Z पे जाना है, अगेन यू हैव टू मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन फॉर द 3 लेटर्स। और यदि आपको A से X तक जाना है तो अगेन आपका 3 लेटर्स का रिवर्स डायरेक्शन होगा। और सिमिलरली आपका R से यदि आपको O तक जाना है सो अगेन आपको जो है वो 3 लेटर्स पीछे चलना पड़ेगा। सो मुझे कोडिंग रूल मिल गया कि बेसिकली करना क्या है कि 3 लेटर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखना है, जस्ट इतना सा सिंपल है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो है वो स्कूटर का कोड आपको बनाना है। तो अब जब रूल मिल गया तो क्या इसका कोड हम बना सकते हैं, यस डेफिनेटली हम लोग बना सकते हैं। एस जो है इससे हम 3 यूनिट्स पीछे चलते हैं तो आपको जो है वो P मिलेगा, राइट। C से आप 3 यूनिट्स पीछे चलोगे तो 1 यूनिट पे आपको B मिलेगा, सेकंड प्लेस पे आपको A मिलेगा और जब थर्ड प्लेस चलोगे तो आपको Z मिलेगा। सो PZ, है ना। आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए क्या यहीं से काम बन जा रहा है या पूरा निकालना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहीं से हमारा काम बन जा रहा है। ऑप्शन जो है वो C जो है वो बच्चों करेक्ट होने वाला है, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम कोडिंग एंड डिकोडिंग। सो काफ़ी फंडामेंटल और बेसिक सा क्वेश्चन है। कोडिंग रूल जो है वो आपको डिकोड करना होता है एंड आफ्टर दैट यू कैन find any question related to the given information.
So this is the next question, which is related from the graphical approaches, or you can say graphical analysis of the particular problem. So there are the two trends of two quantities over the 5 years shown by the graph. So which of the following are valid inferences? सो अब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट हमारा जो इन्फरेंस है वो ये बोल रहा है कि द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटीज़ आर नियरली इक्वल. तो क्या ये बात ठीक है? यस, बिल्कुल ठीक है. इनका जो मीन वैल्यू है यहाँ और यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, सो ऑलमोस्ट वो कहीं आसपास ही है, राइट. सो फर्स्ट ठीक लग रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. क्वेश्चन इज सेइंग नियरली इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, नियरली इक्वल है. यस, राइट, दिस वन. सो ये स्टेटमेंट आपका जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं लग रही. द वेरिएशन इन टू क्वांटिटीज़ आर इक्वल. तो यार वेरिएशन तो यहाँ पे इक्वल आप कैसे बोल सकते हो? वेरिएशन तो कैसे हो रहा है? वेरिएशन का मतलब हो गया ना इनिशियल, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल. आप इनिशियल में क्वांटिटी 1 में तो यहाँ थे और फिर आप यहाँ पे ही हो, तो ओवरऑल आप देखिए कि यहाँ से आप लगभग वहीं तक वापस पहुँच रहे हो. तो ये तो कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं हुआ इसमें, राइट. तो फर्स्ट वाले का जो क्वांटिटी है ना उसका वेरिएशन आप देख रहे हैं कि लो है, इसका लो वेरिएशन है. सेकंड क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पे वेरिएशन यहाँ था, है ना. इनिशियली ये यहाँ लाई कर रहा था और फाइनल पे यहाँ पहुँच गया. सो क्वांटिटी 2 में जो वेरिएशन आ रहा है ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज आ रहा है. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ से आप जो आपका स्टेटमेंट भी बोल रहा है, द वेरिएशन इन द टू क्वांटिटीज़ आर नियरली इक्वल. सो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट. स्टेटमेंट सी ये बोल रहा है क्वांटिटी 1 वेरीज लेस ओवर द गिवन पीरियड एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी 2. यस, बिल्कुल ये सही बात है. क्वांटिटी 1 में जो वेरिएशन है वो क्वांटिटी 2 के कंपैरेटिवली सेम टाइम में बहुत कम वेरिएशन है उसमें. इट मीन्स क्लियरली स्टेटमेंट सी इज़ द करेक्ट वन. सो यहाँ पे आपके ए और सी जो है ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होने वाले हैं. सो मेरा ऑप्शन जो है वो ये वाला ठीक है. इट मीन्स दिस चॉइस इज़ द करेक्ट वन, राइट. आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है. सो क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू द वेन डायग्राम ऑफ द गिवन सिनेरियो. सो क्वेश्चन में आपको गिवन है देयर आर हाउसेज, ऑफिसेज एंड बिल्डिंग्स. सो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे ऑफिसेज और हाउसेज होंगे वो डेफिनेटली बिल्डिंग में तो कहीं ना कहीं होंगे ही. तो इट मीन्स आपका जो है वो ये पूरा कंटेन करेगा बिल्डिंग्स को, राइट. ये सारी दुनिया भर की बिल्डिंग्स होगी. इन बिल्डिंग्स में से ही कुछ जो है वो हाउसेस होंगे और कुछ जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, ऑफिसेज हो जाएंगे. क्या ऐसे भी कुछ सिचुएशन हो सकती है जहाँ हाउसेस भी होंगे और ऑफिसेज होंगे? ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में आप देख सकते हैं कि जहाँ पे कुछ फ्लोर्स पे हाउसेस होंगे और कुछ फ्लोर्स पे जो है वो क्या हो सकते हैं, ऑफिसेज हो सकते हैं. सो दे कैन शेयर सम नंबर, है ना. ऐसे भी बहुत सारे नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जो दोनों चीज़ों को शेयर करते हो. इट मीन्स आपका जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम का वो होगा ऑप्शन ए, राइट. सो दिस इज़ द करेक्ट चॉइस. So in this question there is a situation which is saying that consider a location on earth where the sun is overhead at the noon, right. So sun किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हम देखें तो यहाँ पे है ना. तो ऑब्वियसली उस टाइम कोई भी शेडो नहीं बनेगा, राइट. तो यहाँ पे ओवरहेड पे है ये सन इस टाइम में, ठीक है. यहाँ सन का पोजीशन है किसी टाइम में. नाउ आप यहाँ ये देख सकते हैं कि कंपेयर टू इट्स शेडो एट 10 AM द शेडो ऑफ ए टावर एट द टाइम विच इज़ 4 PM वुड बी. तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका जो है वो अप्रोक्सीमेटली किस तरीके से ये शेडो चेंज होने वाला है. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू फाइंड. सो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि जो इससे पहले वाले टाइम 12 से अपन 2 आवर्स पहले जाएँ तो यहाँ पे 10 AM होगा. 10 AM पे लेट से इसका शेडो यहाँ कहीं है ना. तो ऑब्वियसली जो सन में चेंज आएगा वो इतने ही डिस्टेंस पे वापस ये आगे शेडो बन जाएगा. यदि हम 2 आवर्स आगे चल जाएं तो यहाँ पे 12 आपका जो है वो PM हो गया. और उस केस में आप ये देखें कि जो है वो 2 आवर्स हम फिर से एक्सटेंड करते हैं. तो 2 आवर्स फिर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2 PM हो जाएगा, राइट. तो 2 PM पे जो शेडो बनेगा उसका लेंथ भी बच्चों यही होगा, राइट. दिस इज़ द लेंथ ऑफ शेडो. और ये आपका जो है सेम रहेगा क्योंकि आपने टाइम का जो ट्रैवर्सल किया ना एक तरीके से वो सेम ट्रैवर्सल आपका टाइम का हुआ है. पहले आप जो है वो 2 आवर्स पीछे थे, अब 2 आवर्स आगे चले गए. ऑब्वियसली ये लेंथ सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल से आप देख सकते हैं कि सेम ही होगा. फिर आप देखिए कि नेक्स्ट जो है वो बोल रहा है कि जैसे ही आपका क्या बोलते हैं 4 PM होगा तो उसमें क्या चेंज आएगा. तो आप देख सकते हैं कि 4 PM में आप यहाँ पे फिर से इसका लेंथ उतना ही 2 आवर्स में आगे ट्रैवल हो जाएगा. तो सेम सिनेरियो से आप सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल से बोल सकते हैं कि ये सेम लेंथ होगा. लेट्स से ये आपका लेंथ ए है, ये भी ए होगा और ये भी आपका लेंथ कितना हो जाएगा, ए होने वाला है, राइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट द 4 PM, यदि पर्टिकुलर हम 4 PM की बात करें तो 4 PM में शेडो की लेंथ में कितना चेंज हो जाएगा.
तो ये देख सकते हैं आप कि एज़ कम्पेयर टू द इनिशियल शेडो लेंथ ये आपका 3 टाइम हो जाएगा। टोटल आपका जो शेडो का लेंथ है वो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, राइट। सो क्लियरली वी आर ऑब्जर्विंग दैट ऑप्शन बी इज़ गोइंग टू बी करेक्ट वन। So this is the again question from the speed, time and distances and this is the graphical problem। again आप देख सकते हैं कि अभी recent पेपर में भी हमारे नेट के पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली एग्ज़ाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको ग्राफिकल कुछ भी सिचुएशन दे रखा होगा और ग्राफ से उसका मोशन जो है उसका आइडिया लगाना होगा। क्वेश्चन में दे रखा है, ए गर्ल इज़ रनिंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड टू कैच अ बस विच इज़ स्टेशनरी, सो बिफोर शी रीचेज द बस लीव्स एंड मूव्स विद a constant acceleration, so which one of these graphs describe the situation correctly, राइट। तो आप थोड़ा सा यदि दिमाग लगाएं तो मतलब सीधा सा है, इस ग्राफ को देखते ही हमें बी ऑप्शन टिक कर देना है। अब आप सोचोगे सर बी डायरेक्ट आपने कैसा टिक कर दिया, तो देखिए सीधी सी बात है, उसने एक लाइन यहाँ पे दे रखा है, टू कैच अ बस विच इज़ स्टेशनरी, है ना। एक ऐसे बस को कैच करना है जो स्टेशनरी है, पहली बात तो ये बस यहाँ पे स्टेशनरी नहीं है, ठीक है। और इस सिचुएशन में भी देखिए ये भी बस आपका यहाँ पे स्टेशनरी नहीं है, क्योंकि बस का जो ग्राफ है वो जो ये लगातार वाला बिना डॉट वाला जो ग्राफ दे रखा है ना, ये बस का ग्राफ है। इट मीन्स आप देख सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। अब आप थोड़ा सा देखिए आगे कि बस लीव्स एंड मूव्स विद ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, तो इस वाले ग्राफ में कोई बस का कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है। जब ऐसा ग्राफ बनता है तो इसमें कौन सा कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो उसके लिए तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो सिंपल से बेसिक आइडिया से आप जो है वो बेसिक लॉजिक से बिल्कुल ऑप्शन ये वाला करेक्ट कर सकते हैं, राइट। होपफुली आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे समझ लग गया होगा। ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे हमारे जो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स और कुछ हमने लाइव लेक्चर्स कंडक्ट किए हैं, तो उन लेक्चर्स में आप ये क्वेश्चन ऐसा अभी रिसेंट पेपर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राइट। तो ग्राफिकल अप्रोच से रिलेटेड स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आप अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए भी ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अगेन दिस इज़ द फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम द CSIR पार्ट ए सेक्शन। सो CSIR पार्ट ए क्वेश्चन सेक्शन में एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाता है, और अभी रिसेंट पेपर्स को आप देखें तो वहाँ तो प्रोबेबिलिटी के दो क्वेश्चन भी आए हुए हैं, है ना। सो प्रोबेबिलिटी इज़ द फेवरेट एरिया फॉर द CSIR नेट पार्ट ए सेक्शन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है देयर इज़ ए डार्ट विच इज़ रैंडमली थ्रोन एट ए सर्कुलर बोर्ड, राइट। देयर इज़ ए सर्कुलर बोर्ड, एक सर्कुलर बोर्ड है, इसको हम एक डार्ट जो है वो इसके ऊपर फेंकते हैं, जो अपना होता है ना, जिसको हम निशाने की से समझ सकते हैं, निशाने फेंकने वाला जो हमारे पास एक बोल सकते हैं आप, जो भी पार्ट उसको बोलेंगे, ठीक है। तो वो एक पार्ट हम फेंकते हैं उसकी तरफ सर्कुलर बोर्ड पर। तो वो सर्कुलर बोर्ड जो है उसमें दो जो है वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है ना। तो यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है, ये इस तरीके से दे रखी है। दिस इज़ द इनर रिंग, ये वाला इनर रिंग है, और ये वाला हमारा आउटर रिंग है ना। दिस इज़ माई आउटर रिंग, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रिक जो है वो ज्योमेट्री यहाँ पे क्रिएट होगी। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डार्ट हिटिंग द स्मॉलर रिंग, है ना, स्मॉलर रिंग को हिट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, राइट। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि जब डार्ट हिट करेगा तो हिट करने के लिए तो फ्री है, वो इस पूरे स्पेस में कहीं पे भी डार्ट हिट कर सकता है, इसमें तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना। तो टोटल जो हमारा सैम्पल स्पेस होगा तो वो तो ये पूरा होगा, कहीं पे भी डार्ट आपका हिट कर सकता है। इट मीन्स जो आपका सैम्पल स्पेस में जाने वाला है NS, तो सैम्पल स्पेस तो पूरा का पूरा होगा। अच्छा, रेडियस दे रखा है, टोटल जो आउटर रेडियस है वो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 2r है। इट मीन्स आप जो है वो इसका टोटल एरिया निकाल सकते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 4r स्क्वायर हो गया, इट मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज़ द टोटल एरिया इन विच द डार्ट कैन हिट फ्रीली, है ना। तो यहाँ पे डार्ट कैसे भी करके फ्री हिट कर सकता है, सो विच इज़ नॉन एज द सैम्पल स्पेस ऑफ द इवेंट। तो सैम्पल स्पेस का मतलब हो गया डार्ट को हम फेंक रहे हैं तो डार्ट फ्री है ना इतने एरिया में हिट करने के लिए, सो 4 पाई आर स्क्वायर विल बी द NS। अब बात है कि डार्ट के लिए फेवरेबल एरिया कौन सा है, फेवरेबल कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन पूछ किसके लिए रहा है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डार्ट हिटिंग द स्मॉलर रिंग, है ना। तो स्मॉलर रिंग में डार्ट हिट करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये आपको बताना है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि स्मॉलर रिंग की बात करें अपन, तो स्मॉलर रिंग का कितना हो जाएगा, स्मॉलर रिंग का जो एरिया है वो आपका स्मॉलर रिंग का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ऑब्वियसली। सो फेवरेबल जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका NS होगा, और यहाँ पे मैं N और किसी भी इवेंट A का निकाल लेता हूँ, सो विच इज़ इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों लिया है, क्यों, स्मॉलर रिंग अपना ये वाला है, इसमें हिट करने का क्या चांस है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करें, दैट इज़ गोइंग टू बी 1/4,
है ना, ये हमारा प्रोबेबिलिटी 1/4 बनने वाला है, राइट। अब क्वेश्चन में पूछता है कि ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी दैट इट हिट्स द लार्जर रिंग। लार्जर रिंग में हिट करने का प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली आप देखें तो लार्जर रिंग ये वाला है ना, तो लार्जर रिंग में हिट करने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 3/4, बिकॉज आपका 4πr² में से अंदर वाला माइनस करेंगे तो 3πr²/4 होगा। सो क्लियरली ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ऑप्शन बी सेइंग हाफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट इट हिट्स द लार्जर रिंग। लार्जर रिंग के कंपैरेटिवली हाफ होगा, नहीं होगा। और फिर ऑप्शन आपका थर्ड बोल रहा है 4 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल हिट द लार्जर रिंग, सो ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी सेइंग 1/4 ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल हिट द लार्जर रिंग, बिकॉज लार्जर रिंग की बात करें ना हम, तो लार्जर रिंग पे हिट करने का प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ से आप देखिए कि ये वाला आपका लार्जर रिंग है ना, लार्जर रिंग के लिए तो यही स्पेस बचेगा ना, तो इसको हिट करने का चांस कितना होगा 4πr² टोटल है और माइनस में अंदर वाला आपका πr² हो गया और डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया। सो लार्जर रिंग को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी, और ये ऐसा ऑप्शन बिल्कुल एक भी आपको नहीं दिख रहा है। सो क्लियरली इन चारों ऑप्शंस में से एक भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं था, राइट। सो यहाँ पे आपके जो है वो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। सो पार्ट 2 में हम लोग जो रिमेनिंग हमारे 10 क्वेश्चंस है 2019 के वो डिस्कस करने वाले हैं, और अपकमिंग लेक्चर्स हम बहुत जल्दी लाइव शुरू करने वाले हैं, बिकॉज थोड़ा सा जो है हमारा सिस्टम अपडेट हो जाए, और उसके बाद में हम लोग लाइव क्लासेस वापस से जनरल एप्टीट्यूड पार्ट 1 की करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी करवाने वाला हूँ, है ना। प्रैक्टिस मॉडल पेपर्स करवा दूंगा आपको, 3 से 4 मॉडल पेपर, सो प्रैक्टिस पेपर्स फॉर द पार्ट ए सेक्शन। सो ये सारा हम लोग जो है वो अपकमिंग टाइम में करने वाले हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू शेयर this video with your friends, and also those who are preparing for the CSIR NET 2023 June examination, right? Thank you so much.